हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं खालिस मकसफ़े का मुतबादिल बरकी दौर। तो ये जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम जो बात करने वाले हैं वो है मकसफ़ा यानी कैपेसिटर के बारे में। तो अभी जैसे आपको पता है, हमारी ये जो सीरीज चल रही है जिसमें हम एसी सर्किट में अभी तक के हमने जो सर्किट्स देखे हैं, बरकी दौर देखे हैं, वो कौन से थे? डीसी थे। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो एसी सर्किट की बात कर रहे हैं। और एसी सर्किट में किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर जो है हम इस सर्किट के अंदर एक एसी अल्टरनेटिंग करंट, जैसे हम सोर्स कह सकते हैं यहाँ पर, या फिर एसी का मनबा हम यहाँ पर लगा रहे हैं। और इसके कारण, इस एसी का जो सर्किट के कारण, ये मकसफ़ा चार्ज जब होगा, देखो यहाँ पर हमने क्या लिया, एसी सर्किट, एसी सोर्स लिया है, यानी एसी का मनबा यहाँ पर हमने की लिया है। और यहाँ पर हमने एक कैपेसिटर मकसफ़ा जोड़ा है सी। अब मैं आप लोगों को पहले ये बता देता हूँ मकसफ़े की चार्जिंग कैसे होती है एसी सोर्स के अंदर। यानी अगर आपको पता होगा, डीसी के अंदर तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो हमने पढ़ा था बरकी सुकूनियात, उसमें हमने मकसफ़ा पढ़ा है। और हमने देखा था बैटरी जब हम यहाँ कनेक्ट करते हैं तो बैटरी की वजह से ये किस तरीके से चार्ज होता है, इसको भी डिटेल में समझा था। अभी यहाँ पर बैटरी जोड़े नहीं है हमने, यहाँ पर हमने क्या जोड़े हैं, यहाँ पर हमने डीसी सोर्स लिया है। ओके, यहाँ पर हमने डीसी सोर्स लिया है। तो इस डीसी सोर्स की वजह से, सॉरी, एसी सोर्स लिया है। इस एसी सोर्स की वजह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें चार्जिंग कैसे होंगी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जैसे आप की लगाओगे तो मैंने आपको बताया एसी सोर्स के अंदर क्या होता है। एसी के अंदर ऐसा होता है कि करंट जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते से वापस भी आता है। तो इसमें क्या होता है, जो मकसफ़ा है ना, एक बार चार्ज होगा, एक बार डिस्चार्ज होगा। मतलब कैसे? देखो, जब मैं कह रहा हूँ यहाँ पर करंट इधर से आएगा, ऐसा समझ लो, क्योंकि करंट जिस रास्ते से आता है उस रास्ते से जाता भी है। जब करंट इस रास्ते से आएगा तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर पहले प्लस 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 इस तरीके से आ जाएंगे, और इसके ऊपर आ जाएंगे माइनस माइनस माइनस। डीसी की अगर बात करूँ तो डीसी में बस इसी तरीके से इसकी चार्जिंग होती थी, क्योंकि करंट एक ही डायरेक्शन में चलता था, ऐसे, है ना। आपने ऑलरेडी देखा है डीसी करंट के अंदर करंट क्या होता था, एक ही सिम्त में चलता था, क्योंकि बैटरी जो हम लगाते थे वो ऐसे लगाते थे, यानी इधर पॉजिटिव रखते थे, इधर नेगेटिव। तो करंट ऑब्वियस है, इस सिंक में ऐसे जाता था, डीसी में से इस बैटरी में से, और इधर से ऐसे आता था, ऐसे चलता था। और वो एक ही सिम्त में बहता है डीसी के अंदर, जो बैटरी होती है उसका करंट। लेकिन ये जो एसी सोर्स है, इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। इसमें दोनों ही रास्ते से चलता, आना जाना चालू रहता है उसका कंटिन्यूसली। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए शुरू में पहला स्टेप हम ये ले लेते हैं कि करंट इधर से ऐसे गया, तो पहले इधर पॉजिटिव आ जाएगा, इधर नेगेटिव आ जाएगा। फिर क्या होगा, करंट जाने के बाद अब क्या होगा, करंट जैसे फिर डायरेक्शन पहले इधर गया, फिर वापस जब रिवर्स होगा, तो पहले तो क्या होगा कि इसके ऊपर जो चार्ज हुआ है ये, फिर वह वापस से डिस्चार्ज हो जाएगा। वापस जब करंट इधर आएगा, पॉजिटिव उधर से जब आएगा, तो पहले जाहिर सी बात है शुरुआत में हम ऐसा कह सकते हैं, मान लो ये प्लस 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 आ गए हैं, इधर माइनस 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 आ गए। शॉर्ट में बता रहा हूँ, आगे और डिटेल में बताऊंगा इस मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम वहाँ पर एलसी सर्किट समझेंगे तो उस वक्त मैं डिटेल में समझाऊँ। अभी क्यों ऐसे समझा देता हूँ। तो करंट इधर से गया, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव इधर नेगेटिव हो गया। अब करंट जब इधर से वापस आएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज इधर से आएगा, तो एक बार क्या होता है कि जाहिर सी बात है, जब ये पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा तो नेगेटिव खत्म हो जाएगा, इधर का नेगेटिव खत्म, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव खत्म करेंगे, और इधर के पॉजिटिव इधर चले जाएंगे, इधर का भी खत्म हो जाएगा। और फिर पॉजिटिव इधर बनना चालू होगा, पॉजिटिव इधर बनेगा, और इधर नेगेटिव आना चालू होगा। तो मतलब क्या हो रहा है, करंट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कैपेसिटर है इसके अंदर सर्किट में लगा हुआ, वो चार्ज भी हो रहा है, डिस्चार्ज भी हो रहा है, चार्ज भी कंटिन्यूसली चलता रहेगा। एसी के अंदर ऐसा ही होता है। डीसी के अंदर क्या होता था, एक बार चार्ज हो गया फुल चार्ज। एसी में ऐसा नहीं होता है, चार्ज डिस्चार्ज चलता रहेगा। चार्जिंग भी होगी, फिर डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज हो जाएगा, कंटिन्यूसली इस तरीके से चलते रहते हैं। तो यहाँ पर भी हम यही देखने वाले हैं। अब यहाँ पर जो मकसद हमने जोड़ा है, अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पर जो मकसफ़ा जोड़ा है इसके अंदर, वो ये एसी सोर्स क्या करेगा, उसको चार्ज करेगा पहले, है ना। यहाँ पर ये चार्ज हो जाएगा इस तरीके से। जब करंट इधर जाएगा तो ये प्लस प्लस हो जाएगा, इधर इधर माइनस माइनस हो जाएगा। फिर वापस क्या होगा, ये डिस्चार्ज हो जाएगा। ये डिस्चार्ज होगा तो क्या होगा कि इधर कुछ भी नहीं रहेगा। फिर बाद में जब करंट इस सिम्त में आएगा तो इधर प्लस प्लस हो जाएगा, इधर माइनस माइनस हो जाएगा। तो ऐसे चलता रहेगा, कंटिन्यूसली चलती रहती है बस। अब देखो यहाँ पर ये करता क्या है, ये कैपेसिटर जो है ना, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, यानी इसके अंदर एक मज़ाहिमत करता है इस करंट को। एसी करंट जो फ्लो हो रहा है उसके अंदर से, एसी जो करंट करके जो फ्लो हो रहा है, उसको क्या करता है, इसकी मज़ाहिमत करता है, इसके रास्ते में रुकावट बनता है। उसके वजह से जो बनने वाला उसकी मज़ाहिमत होती है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है, उसका स्पेशल नाम होता है, उसे हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है,
कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उर्दू में इसको कहते हैं मक्सफी मुतामिलियत। मुतामिल, तो ये है मक्सफी मुतामिलियत। ये जो है इसका सिंबल जो होता है वो होता है XC। ठीक है, ये अभी आपको और डिटेल में आगे बताऊंगा मैं, अभी हम समझते हैं डेरिवेशन में हमें क्या करना। तो ये जो इसके अंदर रेजिस्टेंस होता है, मज़ाहमत जो होती है, उसका नाम होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसका ज़ाब्ता भी हम बनाएंगे आखिरी में लेक्चर के लास्ट में। तो अब चलो समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने बोला है कि यहाँ पर हमने एक सर्किट लिया है, एक AC सर्किट लिया है। ठीक है, इस AC सर्किट के अंदर हमने एक AC का मनबा लगाया है जिसका EMF है E=E0 sin ओमेगा t। यहाँ पर मसावत नंबर इसको 1 बोल दिया हूँ। इसमें ओमेगा जो है ये इसका क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टी जो है यहाँ पर वो क्या है, टाइम है, और ओमेगा टी दोनों मिलाकर अपने को एक जाविया दे रहे हैं जिसको हम ओमेगा टी कह रहे हैं, थीटा कह रहे हैं। ठीक है, अब ये जो है इस AC का मनबा लिया है उसका EMF जो है वो इस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर जो हमने कैपेसिटर जोड़ा है, इसके अंदर सर्किट के अंदर हमने AC का मनबा लिया, की जोड़े, उसके अंदर फिर इसके साथ में एक कैपेसिटर लगाया। अब कैपेसिटर जो लगाया है इसकी कैपेसिटी होती है, ये तो हमने पढ़ा ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, बल्कि सुकूनियात में। इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमने चैप्टर पढ़ा था, आपको याद होगा, उसमें हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी देखे थे। क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला था C = Q/V। ओके, C = Q/V, वहाँ के फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसमें मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, वो वहां पर जो पढ़े थे वो फॉर्मूला वही सेम ले रहा हूँ, नोटेशन थोड़े चेंज कर रहा हूँ। चार्ज को कैपिटल Q ना लेते हुए स्मॉल q ले लेता हूँ, और वो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था वहाँ हम V लेते थे DC में, यहाँ पर मैं E ले रहा हूँ। ठीक है, बस इतना चेंज है। यानी मैं इसको अगर लिखूँ तो E को इधर भेज सकता हूँ, तो ऐसे लिख सकता हूँ इसको C × E = Q, यानी Q मैंने लिखा C × E। ये हमने क्या लिखे हैं? तो ये है मक्सफे की गुंजाइश, मक्सफे की गुंजाइश। चलिए फिर से मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, तो हम जैसे यहाँ पर बात कर रहे थे खालिस मक्सफे के मुताबिक, चलिए टॉपिक पर आते हैं क्योंकि लेक्चर रुक गया था। तो यहाँ पर ये जो C है, यहाँ पर Q जो हमने C लिया है वो क्या है, मक्सफे की गुंजाइश है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मक्सफे की गुंजाइश। ओके, मक्सफे की गुंजाइश। तो यहाँ से हमने ये निकाला है मसावत, इसको दे देता हूँ मैं नंबर 2। अब हम जानते हैं क्या कि जो करंट होता है यानी I, करंट की तारीफ तो सभी को पता है, I बराबर होता है dQ/dt, पता है सभी को। हाँ, एक चीज यहाँ पर, इसको नंबर 1 2 इसको नहीं देता हूँ मैं, E की कीमत इसमें रख देता हूँ CE0 sin ओमेगा t, ये नंबर 2 हो गया। ओके, यहाँ तक क्या हम आगे हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दिख रहा है नीचे का, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो मसावत नंबर 2 यहाँ पर मिल गई है। अब यहाँ पर हम जानते हैं करंट की यानी बर्की-रॉ की जो तारीफ होती है उसके मुताबिक हम इसको ऐसे लिख सकते हैं I = dQ/dt। तो Q की जो हमने यहाँ पर लिखे हैं ये डेफिनेशन, मतलब Q का जो ज़ाब्ता बना है उसमें यहाँ रख दो। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ इसको d/dt। Q क्या है आपका, CE0 sin ओमेगा t। कांस्टेंट जो भी है सब बाहर निकाल दो, CE0 d/dt sin ओमेगा t। जो डेरिवेटिव कर लो उसका, CE0 साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos ओमेगा t। साइन का डेरिवेटिव तो सभी को पता है। अब ये अपने पास में कीमत आ गई है। अब
साथ में ओमेगा भी है तो ओमेगा साथ में आ जाएगा, तो यहाँ पर उसको मैं शुरू में लिख देता हूँ, मतलब पहले तो लिख देता हूँ इधर इंटू ओमेगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखता हूँ CE0 ओमेगा, या ओमेगा को भी हम शुरू में ले लेते हैं, ओमेगा CE0, और कॉस ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूँ साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अब आप सोचेंगे सर ऐसे क्यों किया है, क्योंकि हम ना इसके जैसा बनाना चाहते हैं उसको, तभी तो हम मुवाजना कर पाएंगे सही तरीके से। कॉस को मैंने साइन की शक्ल में बदल लिया, जाब्ता है ये, मन से नहीं लिया हूँ, ये जाब्ता है ये। कॉस को हम साइन की शक्ल में अगर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, यानी साइन ओमेगा टी प्लस π/2 हट जाता है और साइन कॉस में बदल जाता है। यहाँ पर हमने किसकी की बना दी है डेफिनेशन, आई की। अब ये ओमेगा C0 इन सबको यहाँ से हटाओ और इसकी कीमत को I0 मान लो, मतलब ये जो हटा यहाँ पर जो दिख रहा है ओमेगा C जो है, ये हम इसको पूरे को I0 मान लेते हैं। नेक्स्ट टाइम में मैं इसको ऐसे लिखता हूँ I बराबर I0 और साथ में है साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अब देखो एक बात का ख्याल रखना है, यहाँ पर हमको अगर मवाजना करना है किसको किसको, 1 को, और इसको नंबर देते हैं हम 3, तो 1 और 3 को अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या फर्क दिख रहा है, यहाँ पर जो है साइन ओमेगा टी दिख रहा है, जबकि यहाँ पर साइन ओमेगा टी प्लस π/2 है। अब हमें ये करना क्यों है, ये हमें इसलिए करना है क्योंकि हम हैयत का फर्क निकालेंगे। अब हैयत का फर्क क्या होता है, हैयत का फर्क मतलब देखो आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये जो आपका साइन है इसको तो जैसा है वैसे ही रहने दे रहे हैं हम, उसके अंदर ही चेक करते हैं। यहाँ पर साइन ओमेगा टी है, जबकि यहाँ पे ओमेगा टी के साथ में प्लस π/2 है। आपको याद होगा इससे पहले वाला जो डेरिवेशन आया था हमारा इंडक्टर वाला, उसमें माइनस π/2 आया था। माइनस π/2 के लिए हमने क्या बोले थे कि जो करंट था वो हैयत के मतलब π/2 से पीछे है, ऐसा बोले थे हमने, माइनस आया था। यहाँ पर प्लस π/2 दिख रहा है, तो प्लस π/2 है, तो मैं इसको यहाँ पर क्या कह सकता हूँ कि ये जो है वो हैयत में π/2 से आगे है। ठीक है, ये क्या है, हैयत में π/2 से आगे है। अब यहाँ पर जो है कैसे लिख सकते हैं हम इसको, तो हमने यहाँ पर इसको, अब ये यहाँ पर इसको, यहाँ अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मेन वाला कहाँ पर है इसका, ये है मेन, ये जो है मेन, ये जो दिख रहा होगा आपको इसमें, यहाँ क्या दिख रहा है कॉस। मैंने आपको उस दिन मतलब लास्ट लेक्चर जो हुआ था हमारा उसमें ही बताया था कि जो कॉस है वो साइन से आगे है और साइन माइनस कॉस से आगे है। पिछले वाला जो इंडक्टर वाला था अपना टॉपिक, उसमें हमें माइनस कॉस मिला था, तो साइन उससे आगे था, इसलिए हमने बोला था कि ये आगे है ई। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार जो है आई आगे है, कितने से आगे है, π/2 से आगे है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से कह सकते हैं, मसावत नंबर 1 और 3 से हम ये कह सकते हैं जो सर्किट के अंदर करंट बह रहा है, जो सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, बह रहा है, वो करंट इस एसी के इस ईएमएफ से, इसके अंदर जो ईएमएफ है उस ईएमएफ से हैयत में π/2 से आगे है। आगे क्यों है, क्योंकि यहाँ प्लस π/2 है। अब इसका हम फेजर डायग्राम भी बना लेते हैं साथ ही साथ। अब फेज निकाल लेते हैं, फेजर डायग्राम क्या है इसका ये भी बना लेते हैं। लास्ट लेक्चर में बताया था फेजर डायग्राम कैसे निकाला जाता है। देखो बहुत सिंपल है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना ये बना देते हैं ईएमएफ। ईएमएफ मान लो आपका कुछ ऐसे आपने लिया है और यहाँ पर ये एंगल है ओमेगा टी, ओके, और इसको आपने कुछ ऐसे लिया है। यहाँ पर ये जो है आपका ये क्या है, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर जो है हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम ये किसके लिए बनाया हूँ मैंने, ये ईएमएफ के लिए बनाया। अब देखो हम बनाएंगे इसके ऊपर आई, तो आई कैसे आएगा, हम बोल रहे हैं कि आई जो है ई से π/2 से आगे है। π/2 से आगे के लिए मुझे फिर उसको कैसे लेना पड़ेगा, ऐसे लेना पड़ेगा इसको, ठीक है, एंगल बताना है ना मुझे हमें 90 डिग्री का, ऐसे मैंने 90 डिग्री बताया। तो ये आप देख रहे होंगे ये कितना है, 90 डिग्री है। ये वाली जो मसावत है यहाँ पर ये किसके लिए है, आई के लिए है। आई इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2 ऐसे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको बताया। अब ये जो है हमारा हम कैसे ले रहे हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के मुखालिफ सेंटर में ले रहे हैं इस सेंटर। तो अब यहाँ पर देख सकते हो ये जो ग्रीन कलर है वो ई के लिए है और जो रेड कलर है वो आई के लिए है। हरे कलर को मैंने ई के लिए बताया हूँ और लाल कलर जो दिख रहा है वो किसके लिए है, आई के लिए है, क्योंकि आई इस बार आगे है, तो इसलिए मैंने उसका फेजर डायग्राम जो बनाया उसमें इस तरीके से बताया। तो हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये बता सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि और जो ग्राफ इसका बनेगा ना, वो ग्राफ भी ऐसा बनेगा कि जो आई है उसका ग्राफ इससे आगे ही रहेगा, हम आगे ही लेंगे उसको।
अब देखो यहाँ पर ये हमने जो बनाया है किसके लिए बनाया है, मकसफे के लिए बनाया है। अब इसको भी हम यहाँ पे, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है, जैसे मैंने आपको बोला था, हम जो यहाँ पर बात करने वाले हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम ज़ाब्ता बनाने के लिए हम इसको कंपेयर करेंगे ओम्स लॉ से। पहले रफ करना पड़ेगा, कैसे रफ करें आप एक बार देख लो इसको, मैं रफ कर देता हूँ पूरा, ठीक है। हाँ, तो हमारी मसावत क्या ऐसी आई थी, आई बराबर, पहले ओम लॉ की बात करते हैं। ओम का कानून जो है एसी के लिए, आई बराबर E0/R, ये ओम का कानून है, ठीक है। हमारा जो मसावत अभी निकल कर आया था वो क्या था, वो इससे पहले हमने इसकी कीमत निकाली थी ना, I0 क्या आया था, I0 की कीमत हमने यहाँ पर जो है, इसको साइड में रखता हूँ, I0 की कीमत क्या निकाले थे अपने, I0 ओमेगा CE0, ऐसे आया था ना। पहले इसको इस फॉर्म में एडजस्ट करो, ओमेगा सी को यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओगे तो कहाँ लेके जाओगे, अपॉन में लेकर जाओगे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ E0/1/ओमेगा C। ये कैसे किया हूँ मैंने एक बार फिर से बताता हूँ। देखो ऐसा इसलिए किया हूँ क्योंकि मुझे इसको एक जैसा बनाना है, दोनों को, ओम के कानून को इसके जैसा बनाना है। ये कहाँ से लाया हूँ, तो ये हमने ये जो डेरिवेशन बताया हूँ ना, ये I0 इससे एक इक्वेशन बिठा दिया मैंने यहाँ पर ही, जो हमने लिखे थे ना, उसके बाद ये वाली स्टेप लिखे थे। ये I0 जो लिया था ना मैंने, इसकी कीमत लिया था ओमेगा CE0। आप थोड़ा पीछे लेकर देख लेना उसको। ये I0 जो हमने लिए थे, ये इसी की कीमत को हमने I0 बोला, और ये E0 के इसके अपॉन में इसलिए भेजना पड़ा है क्योंकि यहाँ पर हम इस जैसा बनाना चाहते हैं इसको, ठीक है, इस जैसा बनाना चाहते हैं। अब आप देखो, गौर करो इसके ऊपर और इसके ऊपर, ठीक है, ये ऐसे आप देखो, इसके ऊपर गौर करो, दोनों पर, दोनों के ऊपर जब आप देखोगे, कंपेयर करोगे इसको ओम्स लॉ से, तो आप देखोगे I0 E0 तो ऊपर है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था, मज़ाहिमत थी, वही चीज़ यहाँ पर 1/ओमेगा C कर रहा है। यानी मैं इसको अगर लिखूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, E0/XC। यहाँ पर XC क्या है, ये XC क्या लिया हूँ मैंने यहाँ पर, तो XC मैंने लिया हूँ 1/ओमेगा C। ये जो हमने टॉपिक यहाँ पर देखे हैं 1/ओमेगा C, इसे ही हम कहते हैं, ये XC जो हमने लिया है या फिर 1/ओमेगा C जो लिया है, इसे ही हम कहते हैं मकसफी मुतामिलियत, ठीक है, इसे ही हम कहते हैं मकसफी मुतामिलियत। जो काम रेजिस्टर सर्किट में, मतलब जो हमने रेजिस्टर सर्किट लिया था उसमें जो आर जो मज़ाहिमत का काम कर रहा था, वही कैपेसिटर सर्किट में जब एसी सर्किट के अंदर कैपेसिटर को जोड़ा है, तो कैपेसिटर जो है वहां पर एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। तो मतलब वहां पर जो हम यहाँ पर जो इंडक्टिव रिएक्टेंस देखे थे, वैसे ही यहाँ पर जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस देख रहे हैं, ये XC का जो वैल्यू आई है वो किसकी जैसी दिख रही है, आर, मतलब आर और ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 1/ओमेगा C जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट है। इसलिए मैं कह सकता हूँ XC जो है यहाँ पर किसके बराबर हो गया, 1/ओमेगा C। और ये जो कीमत है इसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और यहाँ पर जो XC हमने बोला है, इसमें ओमेगा की कीमत अगर आपने रख दी तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऊपर से लिख देते हैं इसको, यानी XC जो है, XC बराबर हम कह रहे हैं 1/ओमेगा C। ओमेगा की कीमत अगर मैं यहाँ रखूं तो लिख सकता हूँ 2πfc। यहाँ पर जो F है वो इस AC सर्किट, AC करंट का जो हम यहाँ पर वोल्टेज ले रहे हैं, AC सर्किट जो ले रहे हैं, करंट ले रहे हैं, वहाँ पर उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, तवातुर होता है, उसको हम यहाँ पर F से जाहिर कर रहे हैं। तो ये हमारा ज़ाब्ता बन गया है। बस XC को ही हम क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये हमारा डेरिवेशन था जिसमें हमने ये देखा है कि जो C है मकसफा, अगर हम उसको जोड़ दें एक सर्किट में, AC सर्किट में, तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है। आज के लेक्चर में हम यहाँ पर इसको खत्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हम उसके अंदर उसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक तीनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। पहले R पढ़े थे, फिर L पढ़े, फिर C पढ़े, अब L C R ये तीनों को मिलाकर एक सर्किट बनाएंगे जिसे हम कहते हैं LCR सर्किट।
और उसके लिए भी इसी तरीके का एक रिएक्टेंस निकालेंगे जिसका नाम रहेगा इम्पिडेंस। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँ। यहाँ पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, स्टडी करते हैं। बेस्ट ऑफ